हाँ जी भाई, आ जाइए। मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं आज। कल बिन कासिम से लेकर के और महमूद गजनबी तक हो गया था। कल थोड़ी क्लास देर से शुरू हुई थी, आज थोड़ा सा ज्यादा देर कवर करके उसको हम पूरा करेंगे। तो सीधे आ जाते हैं मोहम्मद गौरी पर। मध्यकालीन भारत में हम आ चुके हैं और मध्यकालीन भारत में जो तुर्क आक्रमण है उन पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी जो है, पूरा नाम है इसका मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये भारत में मुस्लिम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी जो है, माना जाता है कि भारत में मुस्लिम वंश या मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बिन साम, जो कि मोहम्मद गौरी का ही एक नाम है, ये था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गौर वंश का होने के कारण इसे गौरी कहा गया है। तो ये सब इसके नाम है, उपनाम है। यह सत्य है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था, किंतु अल्पायु में मृत्यु के कारण वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। महमूद गजनबी ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन वह भी भारत में मुस्लिम साम्राज्य के निर्माण में करने में असफल रहा। अतः मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन भारतीय मुसलमानों का समाज जो है वो बिन कासिम के आक्रमण के बाद यहाँ पर तैयार हो रहा था, पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जो है वो मोहम्मद गौरी के बाद हुई है। ठीक है। गौर वंश का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ। महमूद गजनबी के अधीन गौर एक पहाड़ी राज्य था। ठीक है। और मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में यहाँ का शासक चुना गया। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक होने के कारण पंजाब को अपने राज्य का भाग मानता था। ठीक है। वही गजनी जो कि गजनबी के शासनकाल में थी। अलतगीन सुबुक्तगीन कल पढ़ चुके हैं। तो गौरी मानता था कि क्योंकि वह गजनी का शासक है तो पंजाब भी उसके अंतर्गत आता है। इस समय पंजाब का शासन गजनी वंश के शासक खुरासब मलिक के हाथों में था। पंजाब को भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। जैसे जो आज आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, आधा भारत के पास है, उस समय पूरा एक ही था। तो ये भारत में सिंह द्वार, क्योंकि ये वो क्षेत्र था जहां से निरंतर बाह्य आक्रमण का खतरा बना ही रहता था। ठीक है। अतः इस पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी के मध्य भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए विभिन्न आक्रमण किए। यहां पर अंतर देखो कि जो महमूद गजनबी था उसके आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य या अपने साम्राज्य की स्थापित करना नहीं था। वो यहाँ से धन लूटना चाहता था अपने गजनी साम्राज्य को और समृद्ध बनाने के लिए। तो वो धन लूट करके यहाँ से चला गया। लेकिन मोहम्मद गौरी का तो उद्देश्य ही था कि हिंदुस्तान में वो एक साम्राज्य बनाएगा, मुस्लिम साम्राज्य बनाएगा। इस उद्देश्य से आया था। ठीक है। तो ये गौरी साम्राज्य है। गौरी साम्राज्य देखो कहां से कहां तक विस्तारित है। एक विस्तार इसका ये है, पूरा यहां से यहां तक का ये इसका क्षेत्र है। देखो पूरा ये जो एक बड़ा साम्राज्य, ये भारत के हिस्से है। लखनौती जो है, ये लखनौती बंगाल, यहां तक इसका प्रभाव आ गया था। ये अजमेर है ही, पृथ्वीराज चौहान से जीता। पीछे तराइन का युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये थट्टा है सिंध में, ये मुल्तान है, इसको जीत लिया। ठीक है। इसके अलावा लाहौर है, मुल्तान लाहौर ये सब पाकिस्तान में चले गए हैं, इनको जीत लिया। दिल्ली को जीत लिया, क्योंकि दिल्ली अजमेर के शासकों शाकंभरी के महत्वपूर्ण ये था ना कि पूर्व में बंगाल तक आ गया था ये। और यहाँ पर फिर बख्तियार खिलजी ने उसका बचा हुआ काम किया, और यहाँ पर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऐसे ही फिर आगे दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई। ये गौरी एम्पायर है। गजनी इसका केंद्र था, ये गजनी इसका केंद्र था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी के दासों की बात कर लेते हैं। देखो मोहम्मद गौरी स्वयं एक दास था, और इसकी जो वंश परंपरा थी वो दासों से ही संबंधित थी। तो मोहम्मद गौरी के दास कौन कौन थे? ताजुद्दीन यलदौज गजनी, नासरुद्दीन कुबाचा उच्च और मुल्तान में, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ना, जिसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर से सत्ता को संभाला, बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना वास्तव में इसने नहीं की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश बताएंगे। अदरवाइज कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली को केंद्र करके, खासतौर से लाहौर को केंद्र करके दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा था मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। ठीक है।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसका दास था मोहम्मद गौरी का। और ये जो बख्तियारुद्दीन खिलजी, इसने बंगाल को संभाल लिया। तो मोहम्मद गौरी ने अपने दासों को अपने साम्राज्य की अलग अलग जिम्मेदारी दे दी और वो अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करने के लिए विजय अभियानों पर निकल जाता था। हमारा जो संबंध है भारत का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी से है, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने बंगाल की तरफ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर की तरफ ये गौरी के साम्राज्य को बढ़ाने का जो काम किया, इसी के परिणाम स्वरूप भारत में इस्लाम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अब भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का पूरा एक इतिहास है, इसको देख लेते हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसको विस्तार से जान लेते हैं। भारत पर मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। ये बहुत बार पूछा जाता है, भारत पर मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब और कहां हुआ? ये मुल्तान में हुआ था 1175 ईस्वी में। ठीक है, 1175 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति के शासक जो कि मुस्लिम थे, इनका शासन था। मुल्तान पर जब 1175 ईस्वी में, मुल्तान कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में। तो जब इस पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, तो समय था 1175 ईस्वी और शासन इस पर किसका था? करमाथी जाति के शासक, मुस्लिम वंश के शासन था। ठीक है, 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन, जो कि गुजरात में है, यहां पर हमला करता है। लेकिन गुजरात का शासक इस समय कौन था? भीम द्वितीय। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं। जब मोहम्मद गौरी ने पाटन में या गुजरात पर हमला किया, तो उस समय भीम द्वितीय यहाँ का शासक था। 1178 ईस्वी में सोमनाथ अटैक हो चुका है, महमूद गजनवी कर चुका है, ये उसके बाद की घटनाएं हैं। अब भीम द्वितीय जब यहाँ पर था, तो भीम द्वितीय का क्या रिएक्शन था? तो याद रखना, भीम द्वितीय ने इसे आबू पर्वत की तलहटी में अनिलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। और महत्वपूर्ण यह है कि भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। अब यहां से प्रश्न निकल के आता है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किससे पराजित होना पड़ा, या किसने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजय दी, या जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर हमला किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर भीम द्वितीय के रूप में आपको मिल जाते हैं। इन्होंने वीरता के साथ, इन्होंने जब सुना ना कि मोहम्मद गौरी हमला करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने पहले से योजना बना ली थी। ये काम इन्होंने किया, इसलिए जीत पाए। पहले से योजना बनाई, आबू पर्वत की तलहटी में मोहम्मद गौरी को इन्होंने घेर लिया। अब 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर हमला किया। ये सब इस समय पाकिस्तान में है। पेशावर पर हमला किया और उस पर अपना अधिकार स्थापित भी कर लिया। 2 वर्ष के बाद, अर्थात वर्ष 1982 में, उसने लाहौर, यानी कि जो कि पंजाब इस समय पाकिस्तान में है, इस पर आक्रमण कर लिया, जिसमें खुसरव मलिक ने गौरी को बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। ये जो तारीख है ना, इनको याद रख लेना, किस तारीख में कहां हमला किया, ये पूछा जाता है। अब जिसमें खुसरव मलिक ने क्या किया, वहां के शासक ने इनकी सहायता की। मोहम्मद गौरी ने 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीत लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे मोहम्मद गौरी के जो जीत विजय अभियान है वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब मोहम्मद गौरी ने 1185 में फिर से लाहौर के शासक खुरसब को बंदी बनाकर लाहौर को भी जीत लिया। ये सब धीरे धीरे जो साम्राज्य आपने देखा कैसे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद गौरी द्वारा 1189 ईस्वी में भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया, जो वर्तमान में भारत में है। उस समय भटिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के संरक्षण में था। ठीक है, इसने पृथ्वीराज चौहान को अत्यंत पीड़ा पहुंची। पृथ्वीराज चौहान आहत हुए इससे। 1189 ईस्वी का टाइम है ये, जो तराइन के युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बना। यानी कि जो भटिंडा पर इसने हमला किया गौरी ने, यह भी कारण था कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। काफी ज्यादा आप इसके बारे में जानते हैं। ये तराइन का प्रथम युद्ध था और तराइन के दूसरा युद्ध ठीक इसके 1 वर्ष बाद हुआ। बस यहीं पर प्राचीन काल की समाप्ति और मध्यकाल का आरंभ हो जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तैयार था। देखो, ये जो शासक है ना, इनमें शक्ति की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, बस ये सतर्क नहीं रहते थे। इन्हें ये भ्रम रहता था कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हम पर कोई शासन, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। एक्टिव मोड में नहीं रहते थे। और जहां जहां ये एक्टिव मोड में आए, देखो कैसे पराजित कर दिया है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान ने जब इसको पराजित किया मोहम्मद गौरी को,
तो पृथ्वीराज चौहान लापरवाह हो गए। उन्हें लगा कि अब गौरी इतनी बुरी तरह पराजित हो चुका है कि अब दोबारा भारत की इधर देखेगा भी नहीं, उनके राज्य की ओर। लेकिन गौरी अपनी हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। अब गौरी जब अपनी हार की बदला लेने की तैयारी कर रहा था, तो जाहिर सी बात है वो चुपचाप बैठेगा नहीं। तो उसने पूरा अपने आप को, और वो पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को देख चुका था, तो पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को ध्यान में रख करके ही मोहम्मद गौरी ने अपनी क्षमता बढ़ाई और युद्ध की तैयारी की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब 1 वर्ष के अंदर ही इतनी शीघ्र मोहम्मद गौरी पलटवार कर देगा। बस यहीं पर ये मात खा गए। ठीक है, अब ये जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जो पराजित किया, ये मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी पराजय थी। एक पराजय भीमदिती से मिली गुजरात में, और दूसरी पराजय ये पृथ्वीराज चौहान से मिली तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया। लेकिन पूरी तैयारी के बाद 1192 में पुनः तराइन आ पहुंचा। हिम्मत देखिए इसकी, पुनः तराइन आ गया। और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, एक बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान तो आए। पृथ्वीराज चौहान की सेना संख्या बल में तो ज्यादा थी, लेकिन उसमें जो एक हम कह सकते हैं कि जो बात मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी तैयारी के साथ आया था ना, उसकी जो सेना थी वो ट्रेंड थी, उनके पास जो घुड़सवार थे, क्योंकि युद्ध के लिए ही उनको तैयार किया गया था। अब पृथ्वीराज चौहान की सेना कैसी, सामंती सेना थी। तो सामंती सेना में ना तो राष्ट्रवाद की भावना होती है, ना ही वे संगठित हो पाते हैं, और ना ही उन्हें नित्य प्रति ट्रेनिंग या आधुनिक हथियार आदि मिल पाते हैं। इन सब के अभाव के कारण संख्या में ज्यादा होने के बावजूद इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। ठीक है, गौरी से पराजित हो गए। और तराइन के इन युद्धों का वर्णन जो है मिन्हाज-उस-सिराज में मिलता है, ये ग्रंथ में इसका मिलता है, मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक, गौरी ने द्वितीय तराइन युद्ध के पश्चात दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र था ना, ये पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में आता था। देखो इस मैप में, इस मैप में देखो आप किस तरह से पूरा एक दिल्ली साम्राज्य, ये तराइन का युद्ध जीतने के बाद यहां तक मोहम्मद गौरी का साम्राज्य, इन सबको जीता। क्योंकि ये जो गेटवे था, जब यही एंट्री कर गया पृथ्वीराज चौहान जैसा विशाल साम्राज्य वाला महान शासक, जब उसको हरा दिया, तो फिर पूरा अजमेर, दिल्ली, क्योंकि ये सब एक साथ ही जुड़े हुए थे, कोई कोई दूसरा शासक था ही नहीं ना मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए। और मोहम्मद गौरी समझ चुका था कि भारतीय शासकों में आपसी एकता नहीं है, इसका पूरा लाभ इसको मिला। अगर ये हमारे जो शासक हैं, छोटे छोटे राजपूत शासक हैं, अगर ये गौरी के विरुद्ध संगठित हो जाते तो मजाल नहीं थी गौरी की के अंदर प्रवेश कर पाता। इन्होंने सोचा ना कि हम अभी पृथ्वीराज ये मोहम्मद गौरी की सहायता कर दें पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, बाद में ये जीत जात करके चला जाएगा और बचे हुए क्षेत्र पर हम शासन कर लेंगे। जैसे जयचंद की जब हम बात करते हैं, गहड़वाल शासक कन्नौज का, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कुछ हुआ यहाँ पर। तो एक एक करके मोहम्मद गौरी ने भारत की शक्ति को तोड़ तोड़ करके तोड़ दिया, एक तरह से समाप्त कर दिया, है ना। संगठन के अभाव में ये जो राजपूत शासक है ये क्या हुए, धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए, और अलीगढ़ तक आ गया ये मोहम्मद गौरी। अब 1194 में ध्यान देना, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। जयचंद एक विश्वासघाती था, है ना। इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान से अपना पुराने जो इनकी खुन्नस थी आपस में, उसका बदला लेने के लिए, यानी कि एक तरह से ये भाई थे, उनको पराजित करने के लिए बाहरी लोगों का साथ लिया, और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया। पर ये भूल गए कि जो बाहर से आएगा वो केवल उसको ही नहीं मारेगा, वो आपको भी मारेगा। और वही हुआ 1192 ईस्वी में, जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज हार गया, तो ज्यादा इंतजार नहीं किया गौरी ने, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य बढ़ाना था। ये बात जयचंद समझ नहीं पाया। तो 1194 में ही मोहम्मद गौरी ने कन्नौज का शासक जयचंद को हराया। इस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 1194 के चंदावर के युद्ध में यहाँ पर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी जो है ये बड़ी आसानी से जयचंद को हरा देता, क्योंकि जयचंद का भी साथ देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जयचंद ने भी अपने भाई जो है, मौसेरे भाई थे ये, अपने भाई पृथ्वीराज चौहान को सहायता नहीं की थी।
और बल्कि विश्वासघात किया था। तो इनका भी साथ देने वाला, विश्वासघातियों का साथ देने के लिए कौन आएगा? जिसने स्वयं किसी के साथ विश्वासघात किया हो वो किसी से सहायता की उम्मीद क्या ही कर सकता है। तो इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया और जयचंद की पराजय के बाद उसकी हत्या कर दी गई और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब पूरा अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, अलीगढ़, पूरा साम्राज्य तेजी से गौरी के कंट्रोल में आता जा रहा था। देखो जरा, अब विस्तार आगे बढ़ता गया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरों के साथ हुआ। जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था, गजनी जा रहा था अपना विजय अभियान पूरा करके, अब थक गया भाई, जाए जो लूट माल किया है वो संभाल के रखे और गजनी को केंद्र करके उसको शासन करना था। लेकिन भारत में ध्यान देना, ये अंतर है गजनवी और गौरी के आक्रमण में। गजनवी यहां से धन माल लेकर के, सोना चांदी जो गहना जो मेरा लेके भाग गया, अपने कोई प्रतिनिधि यहां बना के नहीं गया। लेकिन गौरी यहां से धन संपत्ति तो ले ही गया, बल्कि अपने दासों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर अलग अलग क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप करके तब गया। इससे साफ ये पता चलता है कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य कुछ और था। क्या उद्देश्य था? गौरी का उद्देश्य भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करना था और इसीलिए उसने अपने दासों को यहां पर नियुक्त किया। ठीक है, अब देखो, जब ये गजनी वापस जा रहा था तो रास्ते में ये एक जनजाति थी खोखर। इन खोखर जनजाति ने 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी को घेर लिया और उसको घायल कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, यानी कि 1 साल के अंदर ये सारी घटनाएं हो गई। अब गौरी को ये तो पता नहीं था कि उसकी अंतिम यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। कोई आगे प्लान भी नहीं कर गया था, वो तो खाली प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप के गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी दे गया था, मुख्यतः दिल्ली, लाहौर, अजमेर आदि की, और बख्तियार खिलजी को पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी, बंगाल की जिम्मेदारी सौंप करके गया था। अब मोहम्मद गौरी मर गया, उसने अपना कोई उत्तराधिकारी चुना नहीं था, क्योंकि कोई मृत्यु के बारे में कहां सोचता है, जीने की तैयारी सभी करते हैं, मरने की तैयारी भला कौन करता है। तो गौरी ने अपना कोई उत्तराधिकारी चुना नहीं था। ये जो भी उसके प्रतिनिधि थे वे कहीं ना कहीं कौन थे, उसके गुलाम थे या दास थे। ठीक, अब ऐसी स्थिति में एक तरह से गजनी साम्राज्य सत्ताविहीन, नेतृत्वहीन हो गया, लावारिस हो गया। तो 1206 ईस्वी में जब गौरी की मृत्यु हो गई तो उसका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में दिल्ली, लाहौर आसपास के क्षेत्र में उसको उसकी देखभाल कर रहा था, जो सरदार थे, तुर्की सरदार, उनके बहुत समझाने पर, क्योंकि दास था ना, तो दासता का प्रभाव था, ये गौरी को अपना स्वामी मानता था, कहता था मैं तो दास हूं, मैं कैसे उनकी जगह ले सकता हूं। लेकिन जो तुर्की सरदार थे उन्होंने ऐबक को समझाया कि अब अगर मोहम्मद गौरी की जो मेहनत उसने किया है, जो इतना खून बहा बहा करके संपत्ति इकट्ठी की है, तो उसको संभालने के लिए अब तुम्ही को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके जो तुर्की सरदार थे उनके समझाने पर भारत में जीते गए क्षेत्रों का जो एक तरह से अधिकारी बना दिया गया, और उसी अधिकार के तहत ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था गौरी का, इसने भारत में एक नए वंश की नींव रखी और यह भारत में पहले इस्लामिक राज्य दिल्ली सल्तनत की नींव थी। तो दिल्ली सल्तनत, जिसका पहला वंश गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में कई वंश हैं। मामलुक वंश से शुरुआत होती है, लोधी वंश से अंत होता है, और लोधी वंश का समापन करके फिर मुगल वंश आ जाता है। यानी कि मध्यकालीन भारत को हम दो हिस्से में पढ़ते हैं ना, एक होता है इसमें दिल्ली सल्तनत और एक होता है मुगल काल, मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है कहां से? कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली दास वंश, गुलाम वंश से, और अंत होता है इब्राहिम लोदी के लोधी वंश से, जिसको बाद में पराजित किया पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उसके बाद फिर बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की नींव डाली। तो मुगलों से लेकर के औरंगजेब तक का जो काल है, इसे हम मुगल काल कहते हैं, और उसके बाद औरंगजेब के बाद को हम उत्तर मुगल काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इतिहासकारों ने लेखन शैली की दृष्टि से इसका विभाजन किया है। तो यहाँ पर ये जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना हो चुकी है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। सल्तनत नाम मैंने बताया था इसलिए दिया गया, महमूद गजनवी वह पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और ये उपाधि किसने दी थी? खलीफा ने दी थी। तो इसी सुल्तान की उपाधि के आधार पर उसके साम्राज्य को सल्तनत कहा जाता था, और क्योंकि गजनी का ही शासक था गौरी, तो गौरी का उत्तराधिकारी यहाँ पर बन जाता है कौन? भारत में
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे सल्तनत के नाम से जाना गया, क्योंकि इसका केंद्र दिल्ली था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इसका केंद्र दिल्ली ही क्यों था, इसे दिल्ली सल्तनत क्यों, इसे लाहौर सल्तनत क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर से पूरा इसका नियंत्रण संभाला था। कहते हैं कि वो लाहौर में रहकर के ही पूरा संचालन करता था। दिल्ली को तो राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया, तो फिर इसने लाहौर को ही क्यों केंद्र बनाया? दो प्रश्न निकलते हैं कि लाहौर में ही क्यों रहा, दिल्ली क्यों नहीं गया? दूसरा प्रश्न ये, फिर इसे लाहौर सल्तनत क्यों नहीं कहा, दिल्ली सल्तनत क्यों कहा? दो प्रश्न, दो उत्तर इसके हैं। पहला प्रश्न ये कि ये लाहौर में ही क्यों केंद्रित रहा, उसका कारण ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था सीधे किसको? मोहम्मद गौरी को। और पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे, माना जाता है कि दिल्ली की स्थापना में इनका बड़ा योगदान था। तो एक तरह से दिल्ली को इन्होंने व्यवस्थित और सत्ता का केंद्र बना लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसे में दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के समर्थन में जनता थी, जबकि लाहौर में इससे पहले के जो दो आक्रमण थे, खासतौर से जो अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण गजनवी का, उसमें उस आक्रमण के प्रभाव स्वरूप लाहौर और उसके पीछे के जो क्षेत्र थे वहां पर थोड़ा इस्लाम के समर्थक या इस्लाम को मानने वाले लोग थे, लेकिन दिल्ली में इस्लाम का इस समय समर्थन नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था दिल्ली आकर के, वो लाहौर से ही खुश था। लेकिन फिर इसे लाहौर सल्तनत क्यों नहीं कहा, दिल्ली सल्तनत क्यों कहा? क्योंकि दिल्ली की जो समृद्धि थी वो लाहौर से ज्यादा थी इस समय। दिल्ली पहचान थी, उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र यहाँ पर बन चुकी थी किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो इसे नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत, लेकिन शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही इसका संचालन किया। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि भी नहीं धारण की। ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सिपह सालार कहता था मोहम्मद गौरी का, लेकिन उसने अपने आप को कहीं भी सुल्तान नहीं कहा है। तो भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी इल्तुतमिशी था। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने वाला भी इल्तुतमिशी था। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, छोटा सा इतिहास था, इसको जान लो। तो मामलुक या गुलाम वंश की यहां नींव पड़ गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोहम्मद गौरी का दूसरा गुलाम था यालदोज, इसने गजनी को संभाल लिया। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था तो उसको बांट लिया गया। तो इसने क्या किया? इसने गजनी को संभाल लिया, गजनी का उत्तराधिकारी ये बन गया। अब इसके बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति, जो दूसरा सेनापति था, बख्तियार खिलजी, इस बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में लूटपाट शुरू कर दी। ठीक है, इसने क्या किया? बंगाल और बिहार में लूटपाट शुरू कर दी। और आजकल लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, गर्मी बढ़ती जाती है जैसे जैसे, तो लाइट का भी इश्यू होने लग जाता है। तो मोहम्मद गौरी का जो दूसरा सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा, जो पूर्वी क्षेत्र की देखभाल करता था, वो था बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया? इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत अपने आप को शामिल करने से मना कर दिया। ये कहता है कि जब तुम दास हो तो मैं भी तो दास हूं गौरी का, और दास होने के नाते मेरा भी स्वामी की संपत्ति पर अधिकार है। तो इसने अपना अधिकार जताते हुए बंगाल और बिहार में अपना विस्तार किया, लूटपाट शुरू कर दी। उसी लूटपाट के तहत इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बुरी तरह से लूटा, जला दिया। इस प्रकार के ये जो आक्रमण थे, भारत ने इससे पहले इस प्रकार के बीभत्स आक्रमण नहीं देखे थे जो आक्रमण इन तुर्की आक्रमणकारियों ने किए हैं। अरे पंखा ये बंद करना था, वो बंद हो गया। तो ये जो बख्तियार खिलजी था, इसने ये बड़ा गलत काम किया। भारत की पूरी एक तरह से बौद्धिक संपदा जो यहाँ पर सेटलाइज थी नालंदा और विक्रमशिला में, खासतौर से नालंदा विश्वविद्यालय, ये इसमें जो ज्ञान कहते हैं ना कि ज्ञान की जो कीमत होती है वो जाने के बाद ही होती है, कि एक किताब का जो मूल्य है वो क्या होता है। भारत की पुरानी ऐतिहासिक जो धरोहर, जो ज्ञान, जो ऋषि मुनियों ने कितने तप के बाद ग्रहण की थी, उनकी मूल प्रतियां इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था ना, हम पीछे पढ़ चुके हैं नालंदा और विक्रमशिला को। तो यहाँ की जो लाइब्रेरी थी बहुत विशाल थी, कई ऊंची मंजिला लाइब्रेरी थी। कहते हैं कि इस आग को जब जलाया बख्तियार खिलजी ने, तो 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की आग बुझी नहीं। एक तो इसका कारण यह भी था कि इस समय जो पेज होते थे वो कागज के नहीं होते थे, पेज जो होते थे वो होते थे आपके किसके? पेज जो होते थे वो कागज के, उसके लकड़ी के होते थे या लेदर के होते थे, तो वो लंबे समय तक सुलगते रहते थे। ठीक है,
और इसके अलावा एक लंबा काफी बड़ी किताबें भी थी, काफी बड़ी लाइब्रेरी थी। तो इसमें जो है एक लंबा ये टाइम लगा खत्म होने में, समाप्त होने में। एक बड़ी संपदा भारत की जला करके राख कर दी इस बख्तियार खिलजी के पागलपंथी ने। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी की उपलब्धियों की बात करते हैं। इन लोगों के लिए तो इनके युद्ध भी उपलब्धियां ही हैं, जो इन्होंने मार काट किया, खून खराबा किया, वो भी इनकी उपलब्धियां ही हैं। तो मोहम्मद गौरी में महमूद गजनबी जैसी प्रतिभा नहीं थी। महमूद गजनबी एक योग्य सेनापति था, लुटेरा था, कुछ भी कह लो उसको, उस तरह का इसमें नहीं था। तथापि राजनीतिक सुधारों में वह महमूद गजनबी से आगे था, और इसीलिए दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। गजनबी का उद्देश्य था धन लूटना, क्योंकि वो एक योग्य सेनापति था, और गजनबी को प्रशासन में रुचि थी, तो उसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्य की स्थापना करना। तो मोहम्मद गौरी ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ जो शताब्दियों तक स्थायी बना रहा। ठीक है, लंबे समय तक फिर यहाँ पर आगे इस्लामिक राज्य की स्थापना होती रही। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहां से बटन स्विच ऑफ कर दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ, हाँ जी, हाँ हाँ, वही आधे घंटे की और बची है। नहीं, ठीक। शेख मोहम्मदीन चिश्ती जो है, सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो इसके साथ ये सूफी संत जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत आए। हालांकि इनका इस आक्रमण से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ उसके काफिले में भारत आए थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे जब हम पढ़ेंगे ना सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो वहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम और डिटेल्स में आएगा। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, ये मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे, जिन्होंने आगे चलकर के चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। मोहम्मद गौरी द्वारा प्रसारित मुद्रा, अब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर सिक्का भी चलाया था, तो इसके सिक्के पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आकृति थी। तो शायद इस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता दिखाई देता है। इससे ऐसा पता चलता है। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न बहुत ज्यादा। तो और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तुर्की आक्रमण हुए, तुर्कों की विजय हुई, इसका भारत पर क्या असर पड़ा? भारत ने पहली बार एक नए संस्कृति, नए समाज, नए धर्म से भारत का इतने व्यापक रूप में परिचय हुआ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताया गया है। तुर्की आक्रमण के कारण भारत में बहुराजतंत्र की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुराजतंत्र यानी कि क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में क्या होता है? सामंतवाद। यहाँ बहुवाद का हम सही रूप जो है सामंतवाद कह सकते हैं। और सामंतवाद चरम पर था इस समय, राजपूत काल में सामंतवाद चरम पर था। लेकिन जब तुर्की विजय हुई तो एक ही साम्राज्य, एक ही नेतृत्व के अंतर्गत साम्राज्यों को एकीकृत किया गया। तो पहला प्रभाव यह पड़ा कि बहुराजतंत्र या सामंतवाद की समाप्ति हुई। ठीक है, तुर्की विजय के बाद भारत में सामंतवाद के अंत के साथ साथ केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ। देखो, केंद्रीकृत प्रणाली तो मौर्य काल में भी थी, लेकिन वो निरंकुश नहीं थी, वो कल्याणकारी केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत में संपूर्ण सत्ता शासक के हाथ में होती है। जो अब मौर्य शासक उसको कल्याण में करते थे तो वो कल्याणकारी हो गया, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत के शासक ये निरंकुश होने के साथ, ये केंद्रीकृत होने के साथ साथ निरंकुश भी थे। ठीक है, तुर्की विजय का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, जिसके कारण शहरी अर्थव्यवस्था का भारत में उदय हुआ। इसने एक ऐसे बाजार की कल्पना की जहां मुद्रा का एक समान मूल्य था। ठीक है, यानी कि मुद्रा के समानीकरण, क्योंकि जब केंद्रीकरण होगा तो मुद्रा में समानता होगी, इससे व्यापार आसान हो जाएगा, और जब व्यापार आसान होगा तो नगरों का विकास होगा, तो नगरीकरण भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुर्की विजय के बाद भारतीय सेनाओं के व्यवसाय में भी परिवर्तन हुआ। अब सामंती यानी कि जो जो सेनाएं थी उनके स्वरूप में, यहां पर शब्द होगा स्वरूप में, क्योंकि सामंती प्रशासन में सेना भी कैसी होती है? सामंती होती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत केंद्रीय शासन के रूप में था, तो सेना भी कैसी होगी? केंद्रीय। और केंद्रीय सेना पर नियंत्रण किसका होता है? शासक का होता है, सामंती सेना नहीं। यही तो इनकी खास बात थी कि केंद्रीय शासक के नियंत्रण में होने के कारण ये बराबर निगरानी, निरीक्षण, ट्रेनिंग आदि करते रहते थे, और हमेशा इनके जो सेनाएं थी वो चुस्त दुरुस्त रहती थी, युद्ध के लिए तत्पर रहती थी। जबकि सामंती सेनाएं आलस से भरपूर रहती थी, युद्ध का कोई उनको अनुभव, ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। तुर्की विजय के बाद फारसी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये परिवर्तन प्रभाव दिखाई दे रहा है। तुर्की विजय ने भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य
आरंभ कर दिया। तुर्की विजय ने भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य आरंभ कर दिया। अब जो लोग जाति व्यवस्था के विरोध में थे वे सुल्तान के समर्थक बन गए, है ना। तुर्कों की नई प्रौद्योगिकी ने, क्योंकि अब एक अलग युग से समाज से संपर्क हुआ तो वहां की टेक्नोलॉजी भी आई, नई टेक्नोलॉजी आई। इस नई टेक्नोलॉजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन किया। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक और प्रभाव यह पड़ा जिसे मोहम्मद हबीब ने नगरीय क्रांति का नाम दिया है। वही हमने बताया नगरीय क्रांति का जो प्रादुर्भाव क्यों हुआ उसके पीछे कारण हमने बताया आपको। अब आ जाती है यहां से दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है एक लंबे समय तक 1206 से 1526, ये कब से कब तक की घटना है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक की का समय है। और इस पूरे समय को ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526 है दिल्ली सल्तनत का समय। लेकिन अगर हम पूरे मध्यकाल को देखें तो वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक जाता है, ठीक है। 1206 से लेकर के 1707 तक का समय मध्यकाल का समय है, लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु है उसके बाद का समय उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आता है। पर ये दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मध्यकाल दो भाग में डिवाइड हो गया है, तो ये अवधि जो है दिल्ली सल्तनत है। और इसमें एक इस्लामी साम्राज्य स्थापित हुआ जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। इन 320 वर्षों की अवधि में, एक लंबा समय था ये, इन 320 वर्ष की अवधि में क्रमशः 5 राजवंशों ने शासन किया। बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। 5 राजवंशों ने, तो इससे यह भी दिखाई दे रहा है कि स्थायित्व था। राजा बहुत ज्यादा थे लेकिन वंश 5 थे। समय भी तो लंबा था ना, देखो 320 साल। तो 5 राजवंशों ने शासन किया जिन्हें मामलूक, अब इन्हें किन किन नाम से, क्रम क्या था इन वंशों का वो जान लो। पहला था गुलाम वंश, गुलाम वंश का एक नाम बताया मामलूक, तो चाहे मामलूक आए या गुलाम आए एक ही है। तो पहला वंश दिल्ली सल्तनत का क्या था क्रमशः? पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। ठीक है, 5 राजवंश हो गए। क्रम याद कर लेना, इसका कोड बना लेना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, और तुगलक, सैयद एवं लोधी। एक कोड बना देते हैं आपके लिए हम यहां पर, देखो यहां से गुलाम से जी ले लो, ठीक है, खिलजी से के ले लो, जी के हो गया, तुगलक से टी ले लो, और सैयद से एस ले लो, लोधी से एल ले लो। याद कर लो, जी के टी एस एल, जी के टी एस एल, 2-3 बार रटोगे ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जी के टी एस एल, जी के तो भूलेगा ही नहीं, जी के तो आपकी कंपटीशन का पार्टी है, तो जी के याद रहेगा, यानी कि 2 चीजें तो आपको याद ही रहेंगी, और टीएलएस ये भी याद रहेगा। ये क्या है? ये दिल्ली सल्तनत में स्थापित होने वाले राजवंशों का क्रम है, जी के टीएलएस। ठीक है, ये हमने पहले से निर्धारित नहीं किया, हमने भी अभी सोचा है। ऐसे बहुत सारे कोड डिकोड करके आप अपने इतिहास की जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कितनी चीजें याद रखेंगे, ये कोड बहुत काम आ जाते हैं। अब लोधी वंश के नाम से जाने गए ये, इनमें से आरंभिक 3 वंश तुर्की थे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कौन कौन से तुर्की थे? गुलाम, खिलजी और तुगलक, ये कौन थे? तुर्की। सैयद और अरबी, सैयद वंश अरबी था, सैयद कहां कौन थे? अरबी थे, और लोधी कौन थे? अफगानी थे। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर से याद करते हैं इसको, राजवंश या वंश 5 थे, लेकिन यहां पर ये जो स्थान है ये अलग अलग है। क्या है? पहले 3 वंश जो कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, यानी कि जीकेटी, ये जीकेटी कौन थे? ये जीकेटी तुर्की थे। एस यानी कि सैयद कौन थे? सैयद अरबी थे, अरब देश से ताल्लुक रखते थे। और ये जो एल यानी कि लोधी थे, ये कौन थे? ये अफगान सरदार थे, अफगानी सरदार थे। इन्हीं अफगान सरदारों की समाप्ति करके फिर मुगल वंश की स्थापना की है बाबर ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर एक एक वंश का अलग से विस्तार दिया गया है, जो जो वंश यहाँ पर आए थे। तो पहला नाम यहाँ पर गुलाम वंश का आ जाता है। गुलाम वंश को मामलूक या इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। मैंने जैसे कि बताया, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं। इन्हें गुलाम वंश को मामलुक या इलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तुर्क शासकों को जिन्होंने भारत पर शासन किया, इन्हें फारसी इतिहासकार द्वारा अन्य कई नामों से बुलाया गया, जैसे मुइज्जी, कुतबी, शमसी और बलबनी। ठीक है, इन नामों से इनको जाना गया है। आधुनिक इतिहासकारों ने इन्हें पठान, गुलाम, आरंभिक तुर्क, मामलुक,
वंश, इलवारी वंश आदि के नाम से संबोधित किया है। इतिहासकारों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों को गुलाम वंश का नाम दिया। कारण ये था कि ये इन शुरुआती खासतौर से ज्यादातर गुलाम के वंशज थे, ये स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि बाद में स्वतंत्र शासक आए तो फिर ये गुलाम वंश क्यों, इसीलिए इसको अन्य नाम भी दिए गए हैं इन वंशों को। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत का देखो ये गुलाम वंश या मामलुक वंश और खिलजी वंश, आगे भी हमें लगता है इसी से संबंधित होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये चार्ट है आपके लिए। देखो पूरा क्रमबद्ध, यहाँ पर एक क्रम बहुत पूछा जाता है, सब मध्यकाल में बहुत ज्यादा क्रमबद्ध पूछा गया है, घटनाओं का क्रमबद्धता लगाइए, या युद्ध है उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाइए, या शासक हैं जिन्होंने शासन किया है वो किस क्रम से शासन किए हैं, इस प्रकार के प्रश्न मध्यकाल में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको एकदम आप लोग कोड डिकोड, जो हमने एक आइडिया दिया ना, इसी प्रकार से खाली समय में बैठ करके कोड डिकोड करके इसको पढ़िएगा। अब दिल्ली सल्तनत में ये जो गुलाम वंश है, जिसे हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, इसका पूरा ये क्रम है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ठीक है, 1206 से 1210, मात्र 4 वर्ष इसने शासन किया। फिर आ जाता है इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286। जब आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो उसमें रेगुलर बैच में उसमें काफी डिटेल्स में हम बताते हैं कैसे इल्तुतमिश से रजिया को सल्तनत हस्तांतरित हुई, रजिया को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफी बड़ा विस्तार है ना। ये पहली महिला सुल्तान थी यहाँ पर। और उसके बाद आता है बलबन 1265 से 1286 ईस्वी। फिर आता है कैकुबाद 1287 से 1290। फिर आता है शमशुद्दीन क्यूमर्स, ये 1290, बहुत कम समय था, एक ही वर्ष में था, इसलिए महीने से दिखाया गया है, मार्च 1290 से जून 1290, है ना, ये कुछ महीने ही बस सत्ता में रहा है। तो ये गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। इसके बाद खिलजी वंश आ जाता है, गुलाम के बाद कौन सा आता है, खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश का पूरा इतिहास यहाँ पर है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। फिर आ जाता है शहाबुद्दीन उमर 1316 से ईस्वी, ये 35 दिन तक, बस शहाबुद्दीन उमर ने मात्र 35 दिन तक शासन किया है यहाँ पर। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आ जाते हैं और इन्होंने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नासरुद्दीन खुसरो शाह आ जाते हैं। नासरुद्दीन खुसरो शाह ये भी बहुत कम समय के लिए आए हैं, 15 अप्रैल से 7 सितंबर, और वर्ष एक ही था 1320, यानी कि बेहद कम समय के लिए ये शासक सत्ता में आए और इन्होंने यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन आपके लिए मुसीबत ये हो गई कि ये फेमस भले ही नहीं थे, लेकिन इनका क्रम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया क्रमबद्ध क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दो वंशों का आपने एक तरह से क्रमबद्ध इतिहास जान लिया शासकों का, ये शासकों के शासन करने का इतिहास है। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर। अब दिल्ली सल्तनत में दो वंश और बचे हुए हैं, इनके शासकों का क्रमबद्ध यहाँ पर बताया गया है। पहला है तुगलक वंश और इसमें दूसरा है सैयद वंश। पहला मतलब तीसरा, यहां से ऐसे करके देखेंगे, पीछे जाएंगे थोड़ा सा, तो ये पहला वंश है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है खिलजी वंश, जीके टीएसएल बताया था पहले ही मैंने, और ये है तीसरा, और ये है चौथा वंश। ठीक है, तो अब तीसरे वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इसको हम गयासुद्दीन तुगलक कह सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया इसने। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल काफी ज्यादा रहस्यमयी था। रहस्यमयी मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारा विवादास्पद कार्य इसने किए। जब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों को भी पढ़ते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी डिसीजन लिए सारे के सारे फेल हो गए। इसीलिए यहां से बहुत प्रश्न आता है, इसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उनका क्रमबद्ध इतिहास, किस क्रम से इसने डिसीजन लिए हैं, ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आ जाते हैं नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन करता है, और उसके बाद आ जाता है अगला वंश सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां, और खिज्र खां 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद आ जाते हैं मुबारक शाह।
मुबारक शाह का जो समय है वो 1421 से 1434 ईस्वी तक था। ठीक है, ये उसके बाद तीसरे नंबर पर सैयद वंश का जो शासक है वो आ जाता है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन यहाँ पर करता है। ध्यान देना, इस मोहम्मद शाह को आप मुगल कालीन मोहम्मद शाह मत समझिएगा, वो मोहम्मद शाह रंगीला था, वो मुगल काल में था, वो उत्तर मुगल काल में आता है, लेकिन ये सैयद वंश का शासक था मोहम्मद शाह। उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से लेकर के 1476 ईस्वी तक शासन करता है। और उसके बाद आ जाते हैं पांचवें वंश, जिनका नाम है लोदी वंश। ठीक है, लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था। बैकअप मिल पाएगा? चैट ऑन नहीं किए क्या तुम? चलिए, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब लोधी वंश आ जाता है, तो लोधी वंश में पहला शासक होता है बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश मैंने बताया दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। तो यहां पर जो है बहलोल लोधी है 1451 से 1489 ईस्वी। क्या बोल रहे हैं सर, क्लास जल्दी खत्म करनी क्या? हम्म, हाँ जी। तो बहलोल लोधी का जो समय है 1451 से 1489 ईस्वी। उसके बाद आ जाता है सिकंदर लोधी, इसका भी क्रम अलग से देखो, एक साथ वंशों का क्रम भी पूछेगा, फिर अलग अलग वंशों में जो राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उनका भी क्रम पूछेगा। ठीक है, तो बहलोल लोधी के बाद आ जाते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का समय 1489 से 1517 ईस्वी तक। ये वही सिकंदर लोधी था जिसने आगरा नगर की स्थापना की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आगे इनका विस्तार हम जानेंगे। तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की, शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। दिल्ली से जो राजधानी है ना, वो आगरा के रूप में स्थान करने वाला यही था। और बाद में फिर आगरा और फिर लाहौर और उसके बाद फिर शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली पुनः सत्ता का केंद्र बनता है मुगल काल में। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है इतने समय से, यानी कि जब से मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की, उसके बाद से लेकर के पहली बार ऐसा होता है कि राजधानी को दिल्ली के स्थान पर कोई और प्रशासनिक केंद्र बनाया जाता है। तो वो था सिकंदर लोधी, जिसने आगरा को प्रशासनिक केंद्र बनाया, राजधानी के रूप में उसको प्रचारित किया। तो ये उसका संस्थापक माना जाता है। और उसके बाद तीसरा और अंतिम नाम आता है लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 ईस्वी। एक्चुअली ये जो लोधी थे ना, ये अफगानी सरदार थे। और इन सरदारों में एक चीज होती है कि ये सत्ता का बंटवारा करते, इनमें भाईचारा होता है परस्पर। इसी सत्ता के बंटवारे में क्या हुआ, ये कमजोर हो गए और परस्पर एक दूसरे से और ज्यादा हड़पने की कोशिश करने लगे। इससे इनकी सत्ता कमजोर पड़ गई और इसी का लाभ उठा करके 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर युद्ध किया, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 युद्ध हुए हैं, ये पहला है उनमें से। और इस युद्ध में अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंतिम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया। और इसके बाद मध्यकाल के दूसरे युग यानी कि मुगल काल का आरंभ हो जाता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण था ये चार्ट जो भी पीछे हमने डिस्कस किया है। कई सारे प्रश्न आपके इसी चार्ट से निकल के आएंगे, तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से आ जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास शुरू हो जाता है। जस्ट अ वेट, थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, एक मिनट, स्टॉप कर दिया क्या? चल रहा है। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है ना, तो वही हम सोच रहे हैं आगे इसको कहाँ तक ले जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक से फिर आगे जाएगा ये, है ना। तो एक सल्तनत का पूरा हमने इतिहास यहाँ बना दिया है। तो यहाँ पर आज आज स्टॉप कर देते क्लास को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर सीधे राजाओं के राजवंश पढ़ेंगे और इनका एक इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दिए हैं सब? हाँ जी, चलिए कल बात करते हैं इसके आगे।